मकान मालिक किराया लेने के लिए घर आया तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने जानबूझकर कपड़े फाड़कर शोर मचा दिया कि ये मेरी इज्जत लूट रहा है। सोचा था ऐसे में मैं किराए से बच जाऊंगी, लेकिन सबने मिलकर मेरी शादी मकान मालिक से करवा दी। सुहाग रात की रात मकान मालिक ने तो मेरी चीख निकाल दी, क्योंकि उसने पूरी रात लुट गई, बर्बाद हो गई। इस जालिम आदमी ने मेरी इज्जत खराब कर दी। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रही। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई सहारा भी नहीं है। इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया। किराए के पैसे लेने आया था और मुझे ही लूट लिया। मैं रो रो कर ऐसा हंगामा मचा रही थी कि हर कोई मेरी हालत देखकर अपने आंसू रोक नहीं सका। मुझे बचपन से ही ड्रामा करने का बहुत शौक था, और आज मैंने ऐसा ड्रामा किया कि हर कोई मेरी झूठे ड्रामे में फंस गया। पूरा मोहल्ला हमारे घर के बाहर इकट्ठा हो गया था। सबकी हमदर्दी मेरे ही साथ थी। हर कोई मेरे मकान मालिक को बद्दुआ दे रहा था, और मेरा मकान मालिक हर किसी को अपनी बेगुनाही बता रहा था। लेकिन वहाँ मौजूद लोगों में से किसी को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं था। मैं एक जवान लड़की थी और मेरी हालत बहुत खराब थी, इसलिए हर किसी की हमदर्दी भी मेरे साथ थी। मैं रोते रोते तरसती सी निगाहों से मकान मालिक को देख रही थी, जो अपने आप को इस भीड़ के गुस्से से बचने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर पहले ही वह किराया मांगने मेरे घर आया था, और मैंने ऐसा ड्रामा किया था कि उसके पास अपनी इज्जत बचाने का कोई रास्ता बाकी न रहा। मेरा मकान मालिक एक बहुत शरीफ आदमी था, बस थोड़ा सा वो गुस्सा का तेज था, लेकिन उसने कभी भी मुझ पर कोई गलत निगाह नहीं डाली। आज भी वो किराया मांगने आया था तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा, क्योंकि हमारे ऊपर पिछले कई महीनों से किराया चढ़ा हुआ था और हमने दिया भी नहीं था। आज भी हमारे पास उसे पैसे देने के लिए नहीं थे, इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर किराया से बचने के लिए ये खेल खेला था और झूठ बोलकर उसे अपने घर के अंदर लेकर आ गई कि आज मैं उसे आधा किराया दे दूंगी। पहले तो वो मुझे मना करने लगा, लेकिन बाद में मैंने उसे जबरदस्ती अंदर बुला लिया। मैंने उसे कहा कि गर्मी बहुत है, आप इतनी दूर से चलकर आ रहे हैं, अंदर तो आ जाएं, मैं आपको ठंडा शरबत पिला दूंगी। उसे पता नहीं था कि मेरी माँ घर में नहीं है, और उस वक्त मैं घर पर अकेली थी। वो बेचारा तो अनजाने में ही मार खा गया। मेरे बार बार कहने पर वो घर के अंदर आ गया, और मैंने मौका देखकर बिस्तर पर बिछी चादर को खींच कर नीचे फेंक कर अपने बालों को खोला और अपने शरीर को नोच डाला, और फिर बहुत तेजी के साथ अपने कपड़े और आस्तीन को फाड़ दिया। मैंने खुद ही अपने हाथों से अपने कंधे को इतनी जोर से दबाया कि उंगलियों के निशान पड़ गई थी। मैंने सब कुछ इतनी चालाकी से की और इतनी जल्दी में किया था कि मेरे सामने खड़ा मेरे 30 साल का मकान मालिक हक्का बक्का रह गया था। उसके तो दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि मैं इतनी घटिया हरकत करूंगी। मैंने उसे पैसे देने के बजाय अपने घर और अपने आप को बिखेर दिया, क्योंकि मुझे लगा था कि इस तरह पैसों से हमारी जान छूटेगी और वो डर की वजह से दोबारा हमारे घर पर किराया मांगने नहीं आएगा। इस तरीके से हमारा सारा किराया माफ हो जाएगा। मेरी हरकत पर वो इतना ज्यादा डर गया और हैरानी से मुझसे पूछ रहा था कि ये तुम क्या कर रही हो। इससे पहले कि वो मेरी हरकत को और मेरी सोच को समझ पाता, मैंने ऐसा हंगामा मचाया कि उसे कुछ समझने और भागने का मौका भी ना मिला। यह एक छोटा सा मोहल्ला था और यहाँ पर सबके घर एक दूसरे से मिले हुए थे। मेरी हल्की सी चीख पर आस पड़ोस वाले सब लोग घर के बाहर इकट्ठे हो गए और मकान मालिक पर ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। यह सब देखकर मकान मालिक के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं ऐसी वैसी कोई हरकत करूंगी, और जब वो समझ चुका था कि मैंने उसके साथ किया क्या है, तो वो मुझे धमकाने लगा। अगर मैंने शोर बंद नहीं किया तो वो मुझे इस घर से हमेशा के लिए धक्के मारकर निकाल देगा। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं उसकी किसी बात से नहीं डरूंगी। मैंने उसकी धमकियों की परवाह किए बगैर ही घर का दरवाजा खोला और देखते ही चिल्लाती बाहर निकल गई। इस हंगामे के बीच मेरी माँ भी बाजार से लौट कर आ गई, और वह यह सब मंजर देखकर हैरान रह गई और खूब जोर जोर से रोने लगी। अम्मा को पता नहीं था कि मैंने यह ड्रामा किया है। अम्मा भी दूसरों की तरह मकान मालिक को ही गलत समझ रही थी, और मोहल्ले वालों ने जब मेरी अम्मा की ऐसी हालत देखी तो मकान मालिक को गुस्से में कहने लगे कि तूने इस लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है, और अब इस बेचारी को कौन अपनाएगा। यह तो सारी जिंदगी अपनी माँ पर बोझ बन जाएगी। तुझे तेरी किए की सजा मिलनी चाहिए, इसलिए अब तू इस लड़की से शादी करेगा और ये घर भी उसके नाम करेगा, वरना हम तुझे इस मोहल्ले में कदम रखने नहीं देंगे और पुलिस में भी तेरी रिपोर्ट लिखवा देंगे। मकान मालिक ने सबको बहुत समझाने की कोशिश की, उसने कुछ नहीं किया। वो एक शरीफ शादीशुदा इंसान है, लेकिन उसकी बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया और सबने मिलकर उस पर दबाव डाला, और फिर वो राजी हो गया। लेकिन मैंने शादी के बारे में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं उसे बदनाम करवाकर इस मोहल्ले से निकलवा दूंगी और फिर खुद ही डर की वजह से कभी इस घर की तरफ नहीं आएगा। लेकिन मोहल्ले वालों ने हमारी शादी का शोर खड़ा कर दिया।
जबकि मुझे अच्छी तरीके से पता था कि वह मकान मालिक एक शादीशुदा आदमी है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि शादी के बाद लोगों की भीड़ कम होने लगी और कुछ ही देर में वहाँ सिर्फ मैं और मेरी माँ और मकान मालिक थे। मुझे लगा था कि मकान मालिक मुझे कोसेगा और मुझे बुरा भला कहेगा और वहाँ से चला जाएगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा था। मकान मालिक ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, अब आपकी बेटी मेरी बीवी है, इसलिए आज से ये इस घर में नहीं रहेगी। मैं इसे अपने घर लेकर जा रहा हूँ। मकान मालिक की यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि अब इसके बाद आगे मेरे साथ क्या होगा। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था वो भी मुझे अपने साथ ले जाने की बात करेगा, जबकि वह पहले से ही शादीशुदा था। उसके घर में उसकी बीवी पहले से ही थी, लेकिन उसने मेरी कलाई को जोर से पकड़ा और मेरे 1000 बार मना करने के बाद भी मेरी माँ से कहा, आज से आपकी बेटी घर से विदा हुई है, अब ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरे साथ रहेगी और ये घर आज से आपका है। आप इसमें चैन सुकून से रहिए। आज के बाद मैं आपसे किराया मांगने भी नहीं आऊंगा। वो आदमी मुझे गुस्से से खींचता हुआ अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आया। उसके साथ अकेले मैं गाड़ी में बैठ गई थी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे क्योंकि अब ना ही मेरे पास माँ थी और न ही साथ में मोहल्ले वाले। पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला था। जो कुछ भी मेरे साथ होता वो मुझे अकेले ही झेलना था। मैं नहीं जानती थी कि वह मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। मकान मालिक की आंखों में गुस्सा और नफरत देखकर मेरी तो जान ही निकल रही थी। 1 घंटे के सफर के बाद गाड़ी एक छोटे से मकान के आगे रुक गई। वो मुझे गाड़ी से जबरदस्ती उतारकर घर के अंदर ले गया और एक कमरे में ले जाकर मुझे पटक दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे क्यामत आने वाली हो। अब मैं उसकी बीवी थी और वो मुझ पर पूरा हक रखता था। मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। पता नहीं वो मेरे साथ कैसा सलूक करता। यहाँ तो मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं था। मैंने बहुत चालाकी से जो हंगामा खड़ा किया था वो खत्म हो चुका था। अब मुझे डर लग रहा था, पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं अपनी खड़े किए तमाशे पर पछता रही थी। यही बात सोचकर मैं रोने लगी। अभी मुझे रोते रोते थोड़ी देरी हुई थी कि कमरे का दरवाजा खुला और एक बहुत खूबसूरत जवान लड़की मेरे कमरे में आ गई। वो इतनी खूबसूरत और गोरी थी कि मैं उसे देखते ही रह गई। पहली नजर में ही मैंने उसे पहचान लिया कि वो मेरे मकान मालिक की बीवी है। उसे देखते ही फौरन मेरे दिमाग में यह बात आई, जिस आदमी की पहली बीवी इतनी खूबसूरत और हसीन हो वो कैसे किसी और लड़की पर नजर डालेगा। जैसे जैसे वो लड़की मेरे करीब आने लगी मेरे होश उड़ने लगे। मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगी, क्योंकि कोई भी औरत अपने पति के साथ दूसरी औरत को बांट नहीं सकती। और जिस तरह आज हमारा शादी हुआ था उसके बाद तो मुझे उस लड़की से कोई भी उम्मीद नहीं थी। शायद उसके पति ने उसे सच्चाई को बता दी हो। शायद वो जानती हो कि मैंने किस तरह उसके पति पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे फंसाया है और पूरे मोहल्ले के सामने उसे बेइज्जत किया है। अब वो शायद मुझसे इस सब का बदला जरूर लेगी। अगर सच में उसे ये सब कुछ पता होगा तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या कर बैठेगी। वो मुझे बहुत घूर घूर कर देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पर कुछ तलाश कर रही हो। कुछ देर वो खामोशी से मुझे देखती रही, फिर मुस्कुराकर मेरे चेहरे पर लटके हुए बाल बहुत ही प्यार से कानों के पीछे करते हुए कहने लगी, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन तुम कैसी दुल्हन हो, तैयार भी नहीं हुई, तुमने तो शादी वाला लहंगा भी नहीं पहना, क्या तुम अपनी शादी की रात सजना संवरना नहीं चाहती? उसकी बात सुनकर मैंने घबराकर उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके बात करने में कोई चुभन नहीं थी। उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। उसकी यही मुस्कुराहट मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर रही थी। उसकी नजर मेरी खाली कलाइयों पर पड़ी तो उसने झट से अपने हाथों से अपने कंगन उतारे और मेरे हाथों में पहना दिए। मैं बहुत ज्यादा हैरत से सारे मंजर को देख रही थी कि मैं तो उसकी सौतन थी और वह कैसे मेरे साथ ऐसी मोहब्बत से बातें कर रही थी, और वो भी इस तरीके के शादी पर। लेकिन वो बहुत ही मोहब्बत से बात कर रही थी। थोड़ी देर तक वो मेरे पास बैठी रही और मुझसे बातें करती रही। उसकी बातों में मोहब्बत की चाशनी घुली हुई थी। उसने मुझसे कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे मुझे ऐसा लगे कि वो मुझसे नफरत करती है, और न ही कोई दुश्मनी की बात की, बल्कि वो तो बराबर मुस्कुराती चली जा रही थी। उसकी मोहब्बत भरी बातों ने मुझे कुछ ऐसा हौसला दिया था, और डरते डरते मैंने उससे कहा कि मुझे अभय से बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वो मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे। जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई। मैं जानती हूँ वो बहुत बड़ी गलती है। अभय से बहुत डर लगता है, लेकिन गरीबी की वजह से मुझे यह कदम उठाना पड़ा। मैं अपने किरदार की सफाई पेश करने लगी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, अभय बहुत अच्छा आदमी है, वह तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। और फिर वो उठकर कमरे से बाहर चली गई और कुछ ही देर बाद लौटकर आई तो उसके हाथ में दूध का गिलास मौजूद था। उसने जबरदस्ती वो दूध का गिलास मेरे हाथों में पकड़ा दिया और मुझे कहने लगी, ये दूध पी लो और तुम देखना अभय तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे। वो दूध का गिलास मुझे थमाकर फिर कमरे से बाहर चली गई। मुझे भी भूख लग रही थी, क्योंकि इस सारे ड्रामे की वजह से मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया
और उसके बाद शादी का चक्कर, इस घर में आने तक रात हो गई थी, इसलिए मैंने भी दूध का गिलास पूरा खत्म कर दिया और कमरे में यहाँ वहाँ नजर दौड़ाने लगी। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाजा दोबारा खुला और यह देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरी सौतन दुल्हा बने कमरे के अंदर आ रही थी और उसने कमरे के दरवाजे के अंदर से कुंडी लगा दी। उसकी हरकत पर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। पता नहीं वो किसकी शादी की शेरवानी पहनकर आई थी जो इस साइज में बहुत बढ़िया आ रही थी। चेहरे पर भी उसने बहुत बड़ा सेहरा पहना हुआ था जो शादी वाले दिन दुल्हा पहनता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था। अभी कुछ देर पहले मेरी सौतन बिल्कुल ठीक थी और मुझसे बातें कर रही थी। अचानक इसको क्या हो गया? वो क्यों दूल्हे के कपड़े पहनकर मेरे पास आई और उसने दरवाजे के अंदर से कुंडी लगाई और धीरे धीरे से मेरे बिस्तर पर बैठ गई और अपने हाथ में पड़ी एक छोटी सी डब्बी खोलकर मेरे सामने रख दी जिसमें खूबसूरत सोने की चेन चमक रही थी और मोहब्बत से मुस्कुराते हुए कहने लगी, यह तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है मेरी तरफ से। तुम मेरी दुल्हन हो और तुम बहुत ही अच्छी हो। उसकी बात सुनकर तो मेरी जान निकल गई। मैं उसकी दुल्हन कैसे हो सकती थी? वो तो खुद भी एक लड़की थी। पता नहीं क्यों वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। डरकर मैं अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हुई। मैंने उससे कहा कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? उसने मेरा हाथ जबरदस्ती से पकड़ लिया। उसने कहा कि तुम मेरी दुल्हन हो और अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी, तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैं हक्का बक्का होकर उसकी बात सुन रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी भी तरह इस कमरे से निकलकर बाहर भाग जाऊं, लेकिन वो लड़की दुबली पतली होने के बावजूद भी मुझ पर जोर दिखा रही थी। जब उसने मेरे चेहरे को छूने की कोशिश की तो मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली और मैंने उसे धक्का देकर बाहर भागने की कोशिश की। जैसे तैसे मैं उससे छूटकर दरवाजे के पास पहुंची और कुंडी खोली तो दरवाजा खोलते ही मुझे मकान मालिक अभय की शक्ल नजर आई। उसे देखते ही मैं बिना कुछ सोचे समझे उसके गले लगकर रोने लगी। पहले तो अभय मुझसे नफरत से देखने लगे और फिर जब उसकी नजर कमरे में बिस्तर पर पड़ी अपनी बीवी पर पड़ी तो कमरे में चले गए और अपनी बीवी से पूछने लगे, तुम ये क्या कर रही हो? अभय को देखकर कहने लगी, मैं तो दुल्हा बनी थी, ये गुड़िया मेरी दुल्हन है, हम दोनों की शादी हुई है, मैंने उसको मुंह दिखाई का तोहफा भी दिया है, पूछो इससे, लेकिन ये अच्छी दुल्हन नहीं है, इसने बहुत शोर मचाया है। अभय ने गहरी नजर मुझ पर डाली और रश्मि को अपने गले से लगा लिया और कहने लगा, चलो रश्मि अपने कमरे में चलते हैं। मैं फटी फटी आंखों से उन दोनों मियाँ बीवी को देख रही थी। अभय ने भी उससे ज्यादा सवाल नहीं किए और ना ही घटिया हरकत पर उसे डांटा था और उसे अपने साथ कमरे में लेकर चले गए। मैं कमरे में अकेली बैठकर रह गई। काफी देर बाद अभय वापिस मेरे कमरे में आए और मेरे सामने बैठ गए। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मेरी रूह कांप उठी। अभय ने कहा, मेरी और रश्मि की शादी आज से 5 साल पहले हुई थी। हम दोनों ने पसंद की शादी की थी। रश्मि मेरे पापा की दोस्त की बेटी है। इस शादी में हम दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन शायद किस्मत को हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। शादी के 4 महीने बाद ही रश्मि प्रेग्नेंट हो गई और बहुत ज्यादा खुश थी। अब हम माँ बाप बनने वाले थे, लेकिन कुछ महीने बाद ही अचानक से हमारा बच्चा खत्म हो गया। रश्मि से ये दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने बहुत ही मुश्किल से उसे संभाला और समझाया कि औलाद तो भगवान की देन होती है, अगर चली गई तो क्या हुआ, ऊपर वाला हमें दोबारा औलाद की खुशी नसीब कर देगा। मेरे समझाने के बाद रश्मि वापस जिंदगी की तरफ आ गई। इस बात को 7 महीने हुए थे कि रश्मि दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। इस बार हम दोनों बहुत ज्यादा सावधानी बरती। मैंने रश्मि को अपने सर आंखों पर बिठा कर रखा, लेकिन किस्मत को शायद हमारा माँ बाप बनना मंजूर नहीं था। इस बार भी कुछ ही महीने में हमारा बच्चा फिर से खत्म हो गया। दूसरी बार भी ऐसा ही होने पर वह पूरी तरह टूट गई। मैं बहुत मुश्किल से उसे संभाल रहा था। उसने जीना ही छोड़ दिया था, लेकिन फिर जब बहुत महीनों के बाद दोबारा से वो ठीक हुई तो भगवान ने हमारी झोली में खुशियाँ फिर से भर दी। इस बार जब रश्मि प्रेग्नेंट हुई तो वो सारा दिन खोई खोई बैठी रहती, अपनी जगह से हिलती डुलती भी ना। उसे डर लगता था कहीं हमारे बच्चे को कुछ हो न जाए, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। इस बार रश्मि ने सेहतमंद बच्चा को जन्म दिया तो, लेकिन बच्चा 2 हफ्तों से ज्यादा हमारे घर पर न रहा और उसका देहांत हो गया। उसकी मौत ने रश्मि को इस कदर तोड़ के रख दिया कि उसकी दिमागी हालत खराब हो गई और वो पूरी तरह से पागल हो गई। कभी वो छोटे बच्चे की तरह खेलना कूदना शुरू करती, तो कभी दुल्हन बनकर बैठ जाती, तो कभी दूल्हे की तरह तैयार हो जाती, तो कभी पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगती। पहले मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, मेरे पास बहुत ज्यादा जायदाद थी, लेकिन धीरे धीरे रश्मि के इलाज में सब कुछ खत्म होता चला गया और मेरे पास कुछ भी न बचा। अब ऐसी हालत में रश्मि को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैंने अपनी कारोबार से अपना ध्यान हटा लिया और अपना सारा ध्यान रश्मि को देने लगा और फिर सब कुछ बर्बाद होता चला गया। अब बात यहाँ तक आ
गई कि मेरा सब कुछ बिक गया। एक वही घर बच गया था जिसमें तुम और तुम्हारी माँ किराए पर रहते थे। मजबूरन मुझे किराए के लिए तुम लोगों को मजबूर करना पड़ता क्योंकि डॉक्टर ने कहा था रश्मि के इलाज पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं बार बार लोगों के दरवाजे पर किराए मांगने आता। मेरे हालात ने मुझे इतना ज्यादा चिड़चिड़ा बना दिया था कि मैं बिना कुछ सोचे समझे तुम लोगों पर चिल्लाता रहता, गुस्सा करता रहता। मैं जानता था कि सब कुछ गलत है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा जहनी दिमाग का शिकार था। मेरी परेशानी तुम लोगों पर निकल रही थी। अपनी जान से ज्यादा प्यारी बीवी का इस तरह से पागल होना और एक के बाद एक 3 बच्चों को खो देना मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। पर सिर्फ इतना था कि रश्मि अपने आप को संभाल न सकी और वह दिमागी तौर पर बीमार हो गई, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। मैं दिन रात रश्मि के इलाज के लिए परेशान रहता। अब मेरा कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया, कुछ बिखर गया। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। आज रश्मि का डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था और मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं आज तुम्हारे घर आया था। सोचा था कि तुमसे किराए के पैसे लेकर रश्मि को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन जो कुछ तुमने किया खुद से नजर मिलाने के काबिल न रहा। मैं तुम्हें छोड़कर अपने दोस्त के पास गया था। मैंने उससे कुछ पैसे उधार लिए ताकि कल मैं रश्मि को डॉक्टर के पास लेकर जा सकूं। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकता। यह कहकर मेरे मकान मालिक ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और कहने लगा, तुम मेरे साथ अच्छा नहीं की। मैं तो पहले से ही अपनी परेशानी में घिरा हुआ था और तुमने मुझे और ज्यादा परेशान कर दिया और मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। मैं जो गुस्से में अपने मकान मालिक को शैतान कहती रहती थी, मुझे अपने आप पर बहुत अफसोस होने लगा। मैंने बिना सोचे समझे शरीफ आदमी के साथ क्या कर दिया कि गुस्से के पीछे जो परेशानी छुपी हुई थी वह जानकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। वो बेचारा तो अपनी ही मजबूरी से लड़ रहा था और मैं उसे गुस्से वाला आदमी और जाहिल समझती रही। आज मुझे इस बात का अफसोस हो रहा था कि हर आदमी अपने दुख छुपाए होता है। हम इंसान को उनके रवैये से जज करते हैं, जबकि सच तो ये होता है कि हमें उनके अंदर झांकना चाहिए। अभय का सच जानकर मैं उनके पैरों में बैठ गई और अपने गुनाहों की माफी मांगने लगी। अभय ने एक नजर मुझे देखा, फिर मुझे माफ कर दिया। उन्हें भी इस बात का एहसास था कि मैं और मेरी माँ किन हालत में गुजर रहे हैं। मैंने अभय से वादा किया कि आज के बाद रश्मि का ख्याल मैं रखूंगी। उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा तो मैं खुद लेकर जाऊंगी। आज के बाद रश्मि के सारे काम की जिम्मेदारी मेरी है। आप अपने काम पर, अपने कारोबार पर पूरा ध्यान दें। शायद इस तरह हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी और मेरी गलती को माफ कर दे। मेरी बात सुनकर अभय की आंखों में चमक आ गई। उन्हें भी जिंदगी को आसान करने का एक रास्ता दिखाई देने लगा। अगले ही दिन से मैंने रश्मि की सारी जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी। कभी वो मेरे साथ दुल्हन बन जाती तो कभी दूल्हा, कभी मेरा हाथ पकड़कर बच्चों की तरह गोल गोल घूमने लगती तो कभी बिना वजह बैठे ही नाचने लगती। मैं भी पाबंदी से उसे वक्त पर दवाई देती रहती। वक्त के साथ रश्मि पहले से भी बेहतर होती जा रही थी और इस बात से अभय भी बहुत खुश है कि जिंदगी धीरे धीरे सही रास्ते पर आ रही है। अभय ने मेरे साथ कोई भी जुर्म जाती नहीं की थी, बल्कि अपनी खुशी से मेरा हक दे दिया। अब रश्मि की हालत भी बहुत बेहतर हो चुकी थी। अभय ने कारोबार पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, इसलिए उनका कारोबार भी पहले की तरह हरा भरा हो गया था। अब हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। हम तीनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। मैंने थोड़े ही वक्त में यह बात अच्छी तरह सीख लिया कि इंसान को कभी भी उसके व्यवहार से जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अंदर से परखना चाहिए। मैं अभय के सच से बेखबर थी। मेरी नजर में वह बहुत गुस्से वाला और बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन जब मुझे उनकी सच्चाई और उनका दुख पता चला तो मुझे अपने ऊपर बहुत दुख हुआ। वो तो अपने आप में दुखों का दरिया समा कर बैठे थे। आप लोग भी रश्मि के लिए दुआ कीजिए कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए और फिर से औलाद की नीयत से उसकी झोली भर जाए, क्योंकि एक औरत के लिए अपने औलाद को 3 बार खो देना बहुत बड़ा सदमा होता है। और फिर रश्मि तो इस सदमे को अपनी जान पर खेल रही है कि किसकी दुआ से उसके लिए नई जिंदगी और खुशियाँ मिल जाए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।